Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important lecture related to the analytical reasoning of your NTS NAT, GAT and the COMSETS entrance test as well as the air and barriers test. सारे स्टूडेंट्स को एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो है वो इशू था एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बैरियर एयर में पे होते हैं उनको एक गिला ये था कि सर एक सिनेरियो जो होता है या एक स्टेटमेंट जो होती है उससे एक ही क्वेश्चन आया हुआ होता है एनालिटिकल रीजनिंग का। हमारा ये टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता है। हमें कुछ टिप्स बताएं, हमें कुछ ट्रिक्स दें कि हम इनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो अभी रिसेंट सेशंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं, जो लास्ट वीक का कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हुआ, CBD 3 जो एयर का चला और उससे पहले जो बेरिया का राउंड 1 हो चुका है, इनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के उनको मैंने ऐड किया है। आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या वो वे है कि आप इनको सॉल्व करेंगे अगर करेक्टली तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। किस तरह से आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और ये जो गिला है ना कि भाई एक सवाल आया हुआ होता है एक सिनेरियो में से, टाइम वेस्ट करता है, उस टाइम को कैसे आपने कंटेन करना है, इन सारी चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एक एक टेक्निक को देखना है, एक एक मेथड को देखना है। एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, सिनेरियो बेस्ड भी हैं, टेबल बेस्ड भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड भी हैं और जो बीच में एक आधा IQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता होता है समटाइम्स, वो क्वेश्चन भी सारे के सारे जो है वो इसमें एडेड है। आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी हमारे प्रेप सेशंस को ज्वाइन करना चाहता है और अपने कॉमसेट्स के, बेरिया के या एयर के टेस्ट को एस करना चाहता है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमारे इंटरेस्ट सेशन में एनरोल कर सकते हैं। हमारे सेंट्रिक सेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो इंशाल्लाह पहुंचता रहे। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थॉरली हम लोग जो है वो क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। पहले कह रहे हैं 6 पर्सन A B C D E and F वो प्लेइंग अ कार्ड गेम। 6 लोग हैं जिनमें A B C D E और F उनके नेम्स हैं एंड दे आर प्लेइंग अ कार्ड गेम। दे आर प्लेइंग अ कार्ड गेम। एज फादर, मदर एंड अंकल वर इन द ग्रुप। तो जो ग्रुप है, जो 6 लोग कार्ड गेम खेलने हैं, उसमें से एक ही फादर, एक ही मदर और एक ही अंकल जो है वो ग्रुप के अंदर हैं। सो ए नामी जो पर्सन है, जो ए नेम का पर्सन है, उसके फादर भी मौजूद हैं इसमें, मदर भी उसके साथ मौजूद है और अंकल भी इस कार्ड प्लेइंग ग्रुप में मौजूद है। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि देयर वर 2 फीमेल्स। इस ग्रुप के अंदर जो 6 लोग हैं उसमें से 2 जो हैं वो फीमेल्स हैं। ठीक है। बी द मदर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट्स देन हर हस्बैंड। तो ए के फादर भी इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ए की मदर भी मौजूद है। और एक बात हमें पता चल गई कि बी जो है वो ए की मदर है, क्योंकि स्टार्ट में कहा गया ना कि ए के फादर, मदर और अंकल भी इस कार्ड गेम का हिस्सा हैं। साथ ही कह रहा है कि बी द मदर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन हर हस्बैंड। तो यहाँ पे 2 बातें पता चल रही हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह पता चल रही है कि बी जो है वो ए की मदर है, और सेकंड बात ये पता चल रही है कि उनके जो भी हस्बैंड है, अभी तक हमें हस्बैंड का नहीं पता चला कि हस्बैंड कौन है। ठीक है, हस्बैंड से ज्यादा उनका स्कोर है। डी गॉट मोर पॉइंट्स इन द गेम देन ई बट लेस देन एफ। डी के जो पॉइंट्स हैं इस गेम में वो ई से तो ज्यादा हैं लेकिन लेस देन एफ हैं। सो डी का स्कोर जो है, डी का स्कोर जो है, डी के अगर स्कोर की बात की जाए, सो डी के अगर स्कोर की बात की जाए तो डी का स्कोर जो है वो ई से तो ज्यादा है लेकिन एफ से उसका स्कोर जो है वो कम है। तो एक ये इंफॉर्मेशन हमें बड़ी क्लियर पता चली जिसको मैं ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, नीस ऑफ ई गॉट द लोवेस्ट पॉइंट्स। एक और बात पता चल रही है कि जो नीस है किसकी, ई की, उसको सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं। ई की नीस को सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं। अब एक और बात पता चली कि यहां पर ई जो है उसकी कोई नीस भी प्रेजेंट है, कोई नीस भी प्रेजेंट है। अब अगर आप गौर कीजिए तो यहां पर एक और बात गिवन थी स्टार्ट में कि यहां पर सिर्फ 2 ही फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि एक फीमेल तो वो मदर हो गई है। ठीक है, एक फीमेल तो वो मदर हो गई है जिनका नाम बी है और जिन्होंने अपने हस्बैंड से ज्यादा मार्क्स गेन किए। सेकेंडली, स्टार्ट में यानी स्कोर गेन किया, मार्क्स नहीं, स्कोर गेन किया इस गेम में। ठीक है, और साथ में हमें पता चला था कि इस गेम के अंदर ए के फादर भी मौजूद हैं, ए के मदर भी मौजूद हैं और ए के अंकल भी मौजूद हैं। तो यहां पर एक अंकल का जिक्र था और बाद में पता चल रहा है
कि ई की जो नीस है उसने लोवेस्ट पॉइंट जो है वो लिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक अंकल जो ग्रुप में है, क्योंकि ये कहा गया है कि ग्रुप में दो ही फीमेल्स हैं, तो नीस तो किसको कहते हैं? या तो भांजी को कहते हैं या भतीजी को कहते हैं। तो एक फीमेल तो मदर हो गई, ठीक है, बी जो है वो मदर है, हमें बड़ा क्लियरली पता चल गया। तो आपने पेपर में क्या करना है कि जो आपको रफ वर्क करने के लिए पेपर्स गिवन होते हैं एग्जाम के दौरान, ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या अगर आपका पेपर बेस्ड टेस्ट है, जहां कहीं पे भी आप एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन कर रहे हैं, तो जो आपको रफ वर्क करने के लिए पेपर दिए गए वहां पे आप इन चीजों को ड्रॉ करते जाओ, उस इन्फॉर्मेशन को लिखते जाओ जो कि मैंने लिखी है। तो बी मदर थी, पता चला किसकी? ए की। ए उनका बेटा है, ए उनका बेटा है। और एक और बात पता चली थी कि यहाँ पर सिर्फ दो ही फीमेल्स हैं। जब दो ही फीमेल्स हैं तो एक तो बी फीमेल है, सेकेंडली ई नामी जो नीस है वो भी एक फीमेल है, ठीक है, ई जो है वो एक नीस है वो भी फीमेल है, वो भी क्या है? फीमेल है, ठीक है। और एक बात हमें ये पता चल रही थी कि बी के जो मार्क्स हैं, बी जो मदर हैं उनके अपने हस्बैंड से मार्क्स जो हैं वो ज्यादा हैं, हस्बैंड से मार्क्स जो हैं वो क्या है? ज्यादा है। अभी देखते हैं कि जो हस्बैंड है उनके वो कौन है। फादर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट्स देन एफ बट स्टिल कुड नॉट विन द गेम। जो फादर है किसके? ए के। ए के जो फादर हैं, ठीक है, उनका स्कोर एफ से भी ज्यादा है, एफ नामी बंदे से भी ज्यादा है। जो फादर है उसका स्कोर एफ से भी ज्यादा है। और एफ एफ का स्कोर, डी का स्कोर जो था वो एफ से तो कम था लेकिन ई से ज्यादा था। हमें ये बात भी पहले पता चल चुकी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये गेम जो है वो किसने जीती है? गेम जो है वो किसने जीती है? गेम जो है वो किसने जीती है? अब यहां पर एक बात पता चल रहा है कि नीस ऑफ ई जो है उसको सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स मिले हैं, सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स मिले हैं। तो जो नीस थी ये भी एक फीमेल है और इसको सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स मिले हैं। और ये किसकी नीस है? ये ई की नीस है, ई की नीस है। इसका मतलब है ई क्या है? उसका अंकल है। तो ए का भी तो अंकल यही हुआ ना, क्योंकि गेम के बारे में ये पता चल रहा था कि ए के फादर, मदर और अंकल भी गेम में मौजूद हैं। सो ए के फादर भी मौजूद है, मदर भी मौजूद है। सो एक तो ए खुद मौजूद है, एक तो ए जो है वो खुद मौजूद है। बी जो है वो उसकी मदर है, बी जो है वो उसकी मदर है। ई जो है वो अंकल है। ई अंकल कैसे हमें पता चला? कि नीस ऑफ ई गॉट द लोवेस्ट पॉइंट्स। ई की नीस के सबसे कम स्कोर है, तो ई का मतलब है क्या है? यहां पर अंकल है। अब क्या कहा जा रहा है कि एफ से ज्यादा, ठीक है, डी का स्कोर एफ से ज्यादा है लेकिन ई से कम है। इसका मतलब है, और एक और बात थी कि फादर का जो स्कोर है, फादर का जो स्कोर है, फादर का जो स्कोर है वो एफ डी ई दोनों से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ना तो एफ फादर हो सकता है ना तो डी फादर हो सकता है। ई तो वैसे ही अंकल है, हमें पता चल गया। ई तो हमें पहले ही पता चल गया कि वो क्या है, वो क्या है कि वो अंकल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसने गेम जीती है? गेम जो है वो किसने जीती है? ए के तो स्कोर का कोई जिक्र ही नहीं है, बी उसकी मदर है, और बी के बारे में ये पता चला है कि उन्होंने अपने हस्बैंड से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, स्कोर लिया है, स्कोर किया है इस गेम में, इस कार्ड गेम में। तो ए तो वो खुद लड़का है। लड़का मुझे कैसे पता चला कि लड़का है? कि भाई कहा गया था कि 6 लोगों में से सिर्फ दो ही फीमेल है, तो एक तो मदर फीमेल है और एक उसकी सिस्टर फीमेल है, ठीक है। तो ना तो फादर डी है, ई तो वैसे ही अंकल है, एफ भी नहीं है, क्योंकि कहा गया ना कि फादर का स्कोर एफ से भी ज्यादा, और पहले पता चला कि डी का स्कोर ई से ज्यादा है लेकिन एफ से कम है। इसका मतलब है फादर कौन है? फादर सी है। सो मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां पे क्रैक कर ली। और सबसे ज्यादा स्कोर किसने लिया? तो फादर से भी ज्यादा स्कोर किसका है? मदर का स्कोर है। मदर का स्कोर फादर से भी ज्यादा है, क्योंकि कहा गया ना कि बी का स्कोर उनके हस्बैंड से भी ज्यादा है, जबकि पहले कहा गया कि फादर का स्कोर एफ से भी ज्यादा है, डी से भी ज्यादा है, ई से भी ज्यादा है। और नीस के तो वैसे ही सबसे कम स्कोर है, नीस का तो वैसे ही सबसे ज्यादा कम स्कोर है। तो गेम किसने जीती है? मदर ने जीती है, क्योंकि एक स्कोर के बारे में हमारे पास पेपर में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हमने उसकी बेसिस के ऊपर आंसर देना होता है कि जो आंसर गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर करेक्ट है। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक ही एनालिटिकल रीजनिंग के सिनेरियो में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेपर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही पैराग्राफ में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि एक ही पैराग्राफ में से या एक ही गिवन सिनेरियो में से एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। स्पेसिफिकली
टाइम हमारा वहां पर लूज होता है, टाइम हमारा वहां पर ज्यादा लग जाता है एग्जाम के अंदर, कि स्पेशली जब कभी एनालिटिकल रीजनिंग का ऊपर एक ही पैराग्राफ और उसमें से एक ही क्वेश्चन हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एनालिटिकल के अंदर मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग गया, या एनालिटिकल जो है वो मुझे, रीजनिंग का जो पोर्शन है मेरा वो मुझे डिफिकल्ट लगा। तो इसका सबसे आसान हल फिर देख लेते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में भी स्ट्रैटेजी रखी कि थॉरली आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है, एक एक इंफॉर्मेशन को कंसीव करना है और उसको राइट डाउन करते जाना है। इट विल बी योर गुड लक कि अगर आपकी जो है एक ही पैराग्राफ में से मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन देखें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपके सामने सॉल्व करके रखी है, तो वो आप क्योंकि साथ साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर आपके लिए आसानी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर साथ में ये पूछा था कि फादर कौन है, तो फादर तो सी है, फ्री के मार्क्स थे। गेम किसने जीती? बी। बी ने गेम जीती, वो मदर है। तो गेम किसने जीती, जीती, ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया है। जैसे हमें ये पता चल रहा है कि ई जो है वो अंकल है, ठीक है, और इसमें कितनी फीमेल्स हैं? दो फीमेल्स हैं, चार मेल्स हैं। सबसे ज्यादा कम स्कोर किसका है? अगर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ रहा था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। तो पेपर में एक ही स्ट्रैटेजी है एनालिटिकल रीजनिंग की। पहली ये कि उसको आपने क्लियरली और बड़े गौर से पढ़ना है। सेकेंडली आपने देखना है कि कहीं आप उसका सिनेरियो ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन आप उसकी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखी है कुछ चीजें। तो दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू आउट। एंड द थर्ड थिंग इज कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप इसके अंदर आपकी पेस डेवलप होगी, उतने ज्यादा क्वेश्चन आप पेपर में इसमें करेक्ट इंशाल्लाह जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे here are six cities A B C D E and F। तो सिक्स सिटीज के नेम्स आपके पास मेंशन है, जो कि A B C D E और F। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कंडीशंस क्या कह रही है? कंडीशंस में कह रहा है ए इज नॉट अ हिल स्टेशन। ए जो है वो हिल स्टेशन नहीं है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। बी और ई जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ये जरा दो दफा हिस्टोरिकल प्लेसेस का जिक्र आया कि बी और ई भी हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है, और ए और डी भी हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है। लास्ट कंडीशन है ए एंड बी आर नॉट लाइक, यानी ए और बी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज हैं। यानी लेट सपोज अगर ए फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन है, तो बी हिल स्टेशन नहीं है। इस बात का मतलब ये है, ठीक है, यानी अगर बी जिस टाइप का सिटी है तो ए उस टाइप का सिटी नहीं है, या ए जिस टाइप का सिटी है तो फिर बी जो है उस टाइप का सिटी नहीं है। सो दे आर बोथ डिफरेंट, सो दे आर बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज, ठीक है, सो दे आर नॉट लाइक। सो स्टेटमेंट क्लियर है, लेकिन नॉट के वर्ड के ऊपर जब वो गौर करना है, नॉट का वर्ड तीन जगह पर यहां पर मेंशन्ड है। सो हमसे पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंड विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन। तो हमने ये बताना है कि कौन से दो सिटीज हिल स्टेशन हैं, कौन से दो स्टेशन हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कौन से दो स्टेशन जो है वो सिटीज जो है वो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है कि इंफॉर्मेशन वहां से पकड़ें, चीज को आपने वहां से ग्रैब करना है जहां पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हिस्टोरिकल सिटी, नॉट अ हिस्टोरिकल सिटी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बी और ई भी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। सिमिलरली ए और डी भी कहा जा रहा है कि दे आर ऑल्सो नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ए और डी भी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, और बी और ई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो थ्री टाइप ऑफ सिटीज हैं हमारे पास। पहले जिस सिटी का जिक्र आ रहा है, पहले जिसका क्वेश्चन आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल सिटीज। तो एक जो टाइप ऑफ सिटीज है वो इंडस्ट्रियल है। दूसरे जो टाइप ऑफ सिटीज है मेरे पास वो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है। और थर्ड जो मेरे पास है वो क्या है? वो हिल स्टेशन है, वो मेरे पास हिल स्टेशन है। राइट। क्वेश्चन है कि विच टू आर सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। इंडस्ट्रियल की तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जिक्र ही कहीं नहीं है कंडीशंस में, सवाए इसके कि डी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। सो डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, सवाए इसके कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर गिवन नहीं है। अच्छा, डी, बी और ई हिस्टोरिकल नहीं है। बी और ई जो है वो हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है। इसका मतलब है बी और ई ना तो ये आ सकते हैं हिस्टोरिकल में, मैं इसके लिए रेड कलर का पेन यूज कर लेता हूं, बी और ई जो है ना तो ये आ सकते हैं हिस्टोरिकल में। तो सारे सिटीज को पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो सिटीज कौन कौन से हैं? ए
बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सिटीज थे ना। इसमें से हिस्टोरिकल सिटीज बी और ई हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है ना, बी हिस्टोरिकल सिटी है ना, ई हिस्टोरिकल सिटी है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑल्सो, ए और डी भी हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है, तो पीछे दो ही सिटीज रहेंगे जो कि हिस्टोरिकल होंगे, सी और एफ। तो सी और एफ जो है वो हिस्टोरिकल सिटीज हैं, टू सिटीज विच आर हिस्टोरिकल। अब देखते हैं कि कौन से सिटीज जो है वो इंडस्ट्रियल है और हिल स्टेशन है। कह रहा है ए इज नॉट अ हिल स्टेशन, ए हिस्टोरिकल भी नहीं है, हिल स्टेशन भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ए क्या है, ए इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। ए जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है। ए के साथ दूसरा इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है वो ढूंढते हैं, लेकिन पहले कंडीशंस को देखते हैं। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, डी हिस्टोरिकल भी नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, तो इसका मतलब है डी क्या है, हिल स्टेशन है। डी क्या है, हिल स्टेशन है। सिटीज खुद ही डिवाइड होना शुरू हो गए। ए और डी हिस्टोरिकल नहीं थे, हिस्टोरिकल तो वो नहीं है, ठीक है, ए और डी जो है वो हिस्टोरिकल तो नहीं थे, ए तो इंडस्ट्रियल था। और यहां पर कहता है बी और ई जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है, बी और ई हिस्टोरिकल नहीं है, इस पर गौर कीजिएगा, बी और ई हिस्टोरिकल नहीं है। बी जब हिस्टोरिकल नहीं है तो बी इंडस्ट्रियल भी नहीं हो सकता। रीजन भाई लास्ट में गिवन है कि ए और बी एक जैसे सिटीज नहीं है, यानी डिफरेंट सिटीज हैं, जो मैंने आपको बात की थी। तो बी अगर हिस्टोरिकल सिटी नहीं है और ए क्योंकि इंडस्ट्रियल है, और बी इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता क्योंकि बी जो है वो ए के जैसा नहीं हो सकता, तो उसका मतलब है सेकंड हिल स्टेशन क्या है, बी है। ए की सिटी रह गया, ए की सिटी रह गया ई, तो ई क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी है। ई फिर क्या हुआ, ई जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी हुआ, तो ये ई लिखा हुआ, जरा क्लियर करके लिख लेते हैं। इस तरह से हमने डिवीजन कर ली। तो सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें क्या है कि कंडीशंस को देख के आपने टेबल की फॉर्म में डिवाइड कर लेना है, आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, तो ए और ई जो है वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो वो तो बड़ा ही क्लियर था, सी और एफ जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जबकि लास्ट में क्या पूछा है कि हिल स्टेशन कौन से हैं, तो हिल स्टेशन कौन से हैं, बी और डी या डी और बी, बी और बी यानी बी एंड डी जो है वो क्या है, वो हिल स्टेशन हैं। तो पता ये चला कि क्वेश्चन के अंदर अगर सिनेरियो को आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लें, टेबल बना लें, डिवीजन कर लें, आपके पास बेहतर स्टाइल में जो है वो सॉल्व हो जाता है, इजी वे में सॉल्व हो जाता है, और आप एग्जैक्ट करेक्ट आंसर के ऊपर, प्रिसाइज आंसर के ऊपर जो है वो आप पहुंच जाते हैं। सो इन्हीं टेक्निक्स को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स कैंप हैज वर्ड, नर्स कैंप हैज वर्ड मोर नाइट शिफ्ट्स इन अ रो देन नर्स रॉजर्स। नर्स कैंप ने नर्स रॉजर्स से ज्यादा जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो की हैं। हु हैज वर्ड 5, तो नर्स रॉजर्स की कितनी नाइट शिफ्ट्स हैं, 5 हैं। नर्स कैंप की जो है वो रॉजर्स से ज्यादा है। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पता चली, तो जो जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है साथ साथ आप उसको बनाते जाए। नर्स मिलर हैज वर्ड 15 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो मोर देन नर्सेज कैंप एंड रॉजर्स कंबाइंड। तो जो नर्स मिलर हैं उन्होंने टोटल 15 नाइट शिफ्ट्स में ड्यूटीज की है, जो कि कैंप और रॉजर्स की टोटल जो नाइट शिफ्ट्स हैं अगर उनको ऐड भी कर लिया जाए उससे जो है वो ज्यादा है, उससे वो क्या है, ज्यादा है। नर्स कैल्विन हैज वर्ड 8 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो। नर्स कैल्विन जो है उन्होंने 8 नाइट शिफ्ट्स जो है वो एक रो में की हैं, लेकिन ये नर्स कैंप से जो है वो क्या है, कम है। नर्स कैंप से जो है वो कम है। हाउ मेनी नाइट शिफ्ट्स इन रो हैज नर्स कैंप वर्कड, हैज नर्स कैंप वर्ड, कितनी नाइट शिफ्ट जो है वो नर्स कैंप ने वर्क की होंगी। तो 3 लोगों के बारे में तो हमें फिक्स्ड जो है वो नाइट शिफ्ट का पता है। मिलर ने 15 की हैं, रॉजर्स ने 5 की हैं, कैल्विन ने 8 की हैं, नर्स कैंप ने कितनी नाइट शिफ्ट की हैं ये हमें बतानी है। अब रिलेशनशिप देखेंगे हम। अब कैंप की नाइट शिफ्ट रॉजर से तो ज्यादा है और कैल्विन से भी ज्यादा है, क्योंकि यहां क्या जा रहा है कि नर्स कैल्विन की 8 नाइट शिफ्ट हैं जो कि नर्स कैंप की नाइट शिफ्ट से कम है। सो कैल्विन की कैंप से ज्यादा है, सी की कैंप की सी से ज्यादा है। तो नर्स कैल्विन हैज वर्ड 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो लेस देन नर्स कैंप। तो कैंप की नाइट शिफ्ट जो है, नर्स कैंप की, उसका पूरा नाम लिख लेते हैं, नर्स कैंप की जो नाइट शिफ्ट हैं वो ज्यादा है किससे, कैल्विन से। रॉजर से तो वो वैसे ही ज्यादा है बताया जा रहा है।
रॉजर्स से तो वो वैसे ही ज्यादा है, रॉजर्स की 5 है, केल्विन की 8 है। केम्प की हमने फाइंड आउट करनी है, मिलर की जो थी वो 15 है, मिलर की सबसे ज्यादा है। और बताया ये जा रहा है कि केम्प और रॉजर की मिला लें नाइट शिफ्ट, तो भी मिलर की नाइट शिफ्ट ज्यादा बनती हैं। नर्स मिलर ने कहा कितनी, 15 नाइट शिफ्ट की हैं, और सवाल में कह रहा है कि ये जो नाइट शिफ्ट उनकी 15 है, और नर्स कैंप और नर्स रॉजर की कंबाइंड नाइट शिफ्ट से भी ज्यादा है, नाइट शिफ्ट से भी ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या है कि मिलर की जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो कैंप प्लस रॉजर्स की नाइट शिफ्ट से भी ज्यादा हैं। अब हम इंट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे कैसे। मिलर की 15 है, कैंप की हमने निकालनी है, रॉजर्स की 5 है। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 10 आ जाएगा, लेस देन 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कैंप की जो नाइट शिफ्ट है वो लेस देन 10 है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, लेस देन 10 है तो 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेस देन 10 है, स्मॉलर देन 10 है, 11 भी नहीं हो सकता। एक बात ये मैं पता चली थी कि कैल्विन की 8 नाइट शिफ्ट्स हैं, लेकिन कैंप की कैल्विन से ज्यादा है, तो फिर मेरे पास चॉइसेस दो ही बची, 8 और 9। तो 8 तो कैल्विन की है, कैंप की उससे ज्यादा है, कैंप की 9 नाइट शिफ्ट। तो कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था। तो इसके अंदर भी क्या कर लें, आप इस तरह से गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें, स्ट्रैटेजी बना लें, टेबल या इक्वेशन बना लें, या इनइक्वालिटी जैसे मैंने इस केस में बनाई बना लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ अ डॉग हुज लीश हैज ब्रोकन। James is directly behind the dog. Ruby is behind James. Rachel is behind Ruby. Max is ahead of the dog walking down the street in the opposite direction. As the children and dog pass, Max turns around and joins the pursuit. He runs in behind Ruby. James runs faster and is alongside the dog on the left. Ruby runs faster and is alongside the dog on the right. Which child is directly behind the dog? So एक डॉग जो है उसने अपनी लीश जो है वो तुड़वा ली है और वो भाग रहा है, और भागते हुए कुछ सिनेरियो गिवन है। वो सिनेरियो क्या है कि डॉग के जो है वो बिल्कुल पीछे कौन है, वो जेम्स है। सो डॉग के बिल्कुल पीछे क्या है, जेम्स है। रूबी इज बिहाइंड जेम्स, और रूबी जो है वो जेम्स के पीछे है, रूबी जो है वो जेम्स के पीछे है। रेचल इज बिहाइंड रूबी, तो रूबी और रेचल का नाम मैंने पूरा लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो रेचल जो है वो रूबी से भी पीछे है। मैक्स जो है वो डॉग से आगे है, यहां पे है कहीं पे मैक्स, वो डॉग से भी आगे है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीट में है। यानी डॉग इस तरफ भाग रहा है, तो मैक्स जो है वो सिचुएशन ये है कि वो इस तरफ भागने लगा हुआ है। एज द चिल्ड्रन एंड द डॉग पास, जब डॉग और चिल्ड्रन इसके करीब आए हैं, मैक्स के करीब आए हैं, तो मैक्स भी टर्न अराउंड हो गया है और वो भी भागना शुरू हो गया है, पीछा करना शुरू हो गया। परस्यूट का मतलब क्या होता है, पीछा करना। उसी डॉग के पीछे भागना शुरू हो गया उसको रोकने के लिए। ही रन्स इन बिहाइंड रूबी, वो रूबी के पीछे है, वो रूबी के क्या है, पीछे है। तो जब मैक्स ने ज्वाइन किया है तो मैक्स यहां पर रूबी के पीछे जो है उसने ज्वाइन किया है। कहा यह जा रहा है कि जेम्स रन्स फास्टर एंड इज अलोंग साइड द डॉग ऑन द लेफ्ट। ठीक है, जेम्स जो है वो बड़ा तेज भाग रहा है और वो डॉग के कहां पर है, वो डॉग के लेफ्ट के ऊपर है, डॉग के लेफ्ट साइड के ऊपर है। अब वो डॉग के पीछे नहीं रहा, इस बात पे गौर कीजिएगा, वो डॉग के लेफ्ट साइड के ऊपर है। सो अगर ये डॉग जा रहा है, ठीक है, ये डॉग जा रहा है और ये डॉग की जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेट सपोज कि ये उसकी लेफ्ट साइड है, तो जेम्स जो है वो उसकी लेफ्ट साइड पे आ चुका है, जेम्स जो है वो यहां पर आ चुका है। अब सिनेरियो चेंज हो गया है। रूबी रन्स फास्टर, रूबी भी तेज भागी है और वो भी डॉग के राइट साइड पे आ गई है। सो लेट सपोज के राइट साइड डॉग की ये है और रूबी जो है वो यहां पर राइट साइड पर आ गई है। क्वेश्चन क्या था,
तो रूबी राइट साइड पे आ गया। राइट साइड पे कौन आया, आने वाली का नाम क्या है, रूबी है। रूबी इज ऑन द राइट साइड। और दरमियान में ये डी क्या है, डी जो है वो डॉग है। कहा क्या जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि जब रेस स्टार्ट हुई है, रेस जो है वो ये स्टार्ट हुई है, तो रेस स्टार्ट होने पे मैक्स जो था, मैक्स जो था वो जब परस्यूट में शामिल हुआ है तो वो रूबी के पीछे था। तो वो किसके पीछे था, वो रूबी के पीछे था। वो क्या था, वो रूबी के पीछे था। तो रूबी के पीछे कौन था, मैक्स था। अब रूबी तो वहां से डॉग के बजाय डॉग के इधर आ गई है। जेम्स जो है वो डॉग के इधर चला गया है। तो डॉग के बिल्कुल पीछे कौन है, डॉग के पीछे अब कौन है, मैक्स है। डॉग के बिल्कुल डायरेक्टली बिहाइंड कौन रह गया है, मैक्स रह गया है, क्योंकि रेचल उससे पीछे है। क्योंकि कहा गया कि बिल्कुल रूबी के पीछे भाग रहा है मैक्स। सो क्वेश्चन क्या है कि हु इज रनिंग बिहाइंड द डॉग, विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। सो मैक्स एंड रेचल बोथ आर रनिंग बिहाइंड द डॉग, लेकिन डायरेक्टली उसके पीछे कौन है, मैक्स है। तो मैक्स उसके बिल्कुल पीछे है। इस तरह का भी सिचुएशन होती है कि सिनेरियो जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, या एनालिटिकल स्टेटमेंट के अंदर आपको ड्रॉ करना पड़ता है सिनेरियो, और फिर उसके मुताबिक जो है फिर आप अरेंजमेंट देके करते हैं। अगला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर पहले दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, फॉल्स होगी, या वी कैन नॉट टेल दैट, वी आर अनसर्टन अबाउट दैट बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही शायद गिवन ना हो। तो तानिया इज ओल्डर देन एरिक। तो एक बात तो ये है कि तानिया जो है वो एरिक से बड़ी है। सेकंड बात क्या है कि क्लिफ जो है वो तानिया से भी बड़ा है। क्लिफ जो है वो तानिया से भी बड़ा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू मान ली जाएं, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू मान ली जाएं, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, गलत होगी भाई ये स्टेटमेंट, फॉल्स होगी, ट्रू हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखे ना, कहा जा रहा है कि क्लिफ तानिया से बड़ा है और तानिया एरिक से बड़ी है। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट ये है, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एरिक जो है वो क्लिफ से बड़ा है। एरिक क्लिफ से बड़ा नहीं है। अगर ये सिचुएशन देखी जाए, पहली दो को ट्रू माना जाए, एरिक तो सबसे पीछे है, एज भाई सबसे कम है। तो यहां पर कह रहा है कि एरिक जो है वो क्लिफ से बड़ा है, गलत बात है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो लॉजिकल एनालिसिस के बाद ये पता चला कि ये क्या है, ये फॉल्स है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द एयर्स एंड बेरियाज पूल। ये एयर के पूल में भी है सिमिलर क्वेश्चन, और बेरिया के पूल में भी है। और वो जो ये गिला आता है ना कि जी एयर और बेरिया के अंदर जो एनालिटिकल का पोर्शन आता है, वो समटाइम्स एक सिनेरियो में से एक ही क्वेश्चन होता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसका कोई तरीकाकार बताएं। तो माय डियर, द ओनली वे टू एक्सेल दीज एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इज कि आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका इनके ऊपर कमांड होगा। और ये टेक्निक्स जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो कह रहा है अ बस हैज एग्जैक्टली 6 स्टॉप्स ऑन इट्स रूट। द बस फर्स्ट स्टॉप्स 1 एंड देन एट स्टॉप्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो एक बस के जो है वो 6 स्टॉप्स हैं उसके रूट पे। तो पहले फर्स्ट स्टॉप पे रुकती है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, एंड लास्ट में सिक्स पे। After the bus leaves stop 6, the bus turns and return to the stop 1 and repeat the cycle. तो जब बस लास्ट स्टॉप नंबर 6 पे पहुंचती है तो वहां से वापस मुड़ती है और इस साइकिल को क्या करती है, रिपीट करती है। द स्टॉप्स आर एट बिल्डिंग्स दैट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एल, एम, एन, ओ एंड पी। ये जो स्टॉप्स जो हैं वो जिस बिल्डिंग में है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, वो बिल्डिंग एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। आगे कुछ कंडीशंस गिवन है, कह रहा है पी इज द थर्ड स्टॉप। पी जो है वो क्या है, हमारे पास थर्ड स्टॉप है। पी जो है वो थर्ड स्टॉप है। एम जो है वो सिक्स स्टॉप है। तो 6 स्टॉप्स हैं, पहले तो हम स्टॉप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पी जो है वो थर्ड स्टॉप है, पी जो है वो थर्ड स्टॉप है। एम जो है वो सिक्स स्टॉप है, एम जो है वो सिक्स स्टॉप है। द स्टॉप ओ इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर क्यू। स्टॉप ओ जो है वो क्यू से फौरी तौर पर पहले का स्टॉप है। स्टॉप ओ जो है वो क्यू से इमीडिएटली पहले का स्टॉप है। एन इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एल, और एन जो स्टॉप है वो एल से फौरी तौर पर पहले का स्टॉप है। एन जो है वो एल से फौरी तौर पर पहले का स्टॉप है। क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है इन केस एन इज द फोर्थ स्टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर पी। अगर एन फोर्थ स्टॉप है तो कौन सा स्टॉप पी से इमीडिएटली पहले होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की टेक्निक क्या है कि जो तो आपके पास श्योर शॉर्ट स्टॉप थे, जैसे उसने कहा कि पी जो है वो थर्ड स्टॉप है, एम जो है वो सिक्स स्टॉप है यानी लास्ट स्टॉप है, तो उनको तो मैंने इमीडिएटली उसी टाइम जो है वो क्या कर लिया, उनको मैंने उसी टाइम जो है वो मार्क कर लिया। अब कह रहा है कि अगर एन फोर्थ स्टॉप है, सो एन कौन सा नंबर स्टॉप है, एन जो स्टॉप है वो स्टॉप नंबर 4 है, तो कौन सा स्टॉप पी से पहले होगा, कौन सा स्टॉप जो है वो पी से पहले होगा। सो एन जो स्टॉप था वो एल से पहले है। सो अगर एन फोर्थ नंबर पे है तो एन ने स्टॉप नंबर एल से पीछे होना, तो इट मींस कि फिफ्थ स्टॉप एल है, और ओ ने क्यू से पहले होना है। तो दो ही स्लॉट्स बची हैं जिसमें ओ ने पहले और होना है किससे, क्यू से। सो ओ इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर क्यू। सो ओ जो स्टॉप है वो क्यू से पहले है। हमने बताना है कि पी से पहले कौन सा स्टॉप है, तो पी से इमीडिएटली पहले जो स्टॉप है वो क्यू स्टॉप है। पी से जो इमीडिएटली पहले स्टॉप है वो क्यू स्टॉप है। तो इस क्वेश्चन में ये पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन शोर शॉर्ट गिवन हो उसको तो पहले आप एक्यूरेटली इंसर्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आप जो अरेंजमेंट है उसको करें, आप आंसर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चंस की लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। एंड ये तो है ही इमीडिएटली जो अभी लास्ट सेशन हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है। ये लास्ट सेशन में भी मैंने एक दफा करवाया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन था। राउंड 1 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं और सीबीटी फेज 3 के अंदर जो अपेयर हुए हैं एयर के, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन है, a study at Institute of Public Health has shown that there are still millions of people who are unaware that they endanger their health by overeating। लॉजिकल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक स्टडी की है जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, उनको अभी भी जो खतरात हैं ओवर ईटिंग के उनका पता नहीं है। दिस इज सो डिस्पाइट गवर्नमेंट कंपेन टू वार्न पीपल द डेंजर्स ऑफ ओवर ईटिंग। ये गवर्नमेंट की जो कंपेन्स है ओवर ईटिंग के खिलाफ, उसके बारे में उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा है। Reluctantly, one has to draw the conclusion that mandatory warnings that nutrition companies are required to print have had no effect। कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि जो मैंडेटरी, जो नेसेसरी वार्निंग्स न्यूट्रिशन कंपनीज ने लेबल के ऊपर लगानी होती हैं, प्रिंट करनी होती हैं, उसका लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है। अब आगे कह रहे हैं एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, किस स्टेटमेंट को अगर ट्रू मान लिया जाए तो वुड रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज। सो वो इस आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, रिफ्यूट कर देगा। तो पहली बात तो ये है कि देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट था क्या। आर्ग्यूमेंट ये था कि लाखों लोगों को कभी भी ओवर ईटिंग के खतरात का पता ही नहीं है, और ये उसके बावजूद है कि जो गवर्नमेंट ने इतनी कंपेन चलाई है लोगों को ओवर ईटिंग की के डेंजर से आगाह करने के लिए। रिलक्टेंटली, ठीक है, वो कह रहा है रिलक्टेंटली हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है कि जो मैंडेटरी वार्निंग्स हैं जो कि किसी भी फूड के ऊपर प्रिंट की जाती हैं उसका लोगों पर कोई असर नहीं है। कह रहे हैं किस बात को, इन गिवन चॉइसेस में से किस बात को अगर ट्रू मान लिया जाए तो आर्ग्यूमेंट आपका रिफ्यूट हो जाएगा। रिफ्यूट मींस यानी फॉल्स हो जाएगा। रिकैप कर लिया, बताना क्या है, हमने वो देखना है, हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है, हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है कि जो चीज स्टेटमेंट जो है, जो चीज स्टेटमेंट जो है, ठीक है, जो एग्जैक्टली इसको, इस क्लेम को वीक करेगी। क्लेम क्या है, क्लेम यह है कि भाई वार्निंग साइंस का लोगों पर कोई असर नहीं है। मैनी पीपल हु कंटिन्यू टू ईट मोर आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर ईटिंग। एक बात तो ये पता चलती है कि भाई पहली स्टेटमेंट में ये मेंशन्ड है कि भाई वो लोग जो कि ओवर ईटिंग करते हैं उनको डेंजर्स का पता है फिर भी ओवर ईटिंग करते हैं। चले शाम आओ, ये उसको उसके ऑपोजिट तो है, उसको फॉल्स तो कर रही है उस कंक्लूजन को, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमेशा सारी चॉइसेस को परखा करें, बड़े डिटेल से देखा करें। सम पीपल ईट मोर फूड फॉर लेजिटिमेट रीजंस, यानी वो कह रहा है कि कुछ लोग वैसे ही उनको जरूरत होती है ज्यादा खाने की। लेजिटिमेट का वैसे तो मतलब लीगल होता है ना, यानी फॉर फॉर सम वैलिड रीजंस वो ज्यादा खाते हैं। चलो वो ज्यादा खाते होंगे, लेकिन ये उसको रिफ्यूट नहीं कर रहा। हमने वो स्टेटमेंट ढूंढी है जो उसको रिफ्यूट कर रही हो, तो इस पर थोड़ा बहुत था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट सी बात है। गवर्नमेंट हैज हैड टू फोर्स कंपनीज टू वार्न पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कह रहे गवर्नमेंट को, कंपनीज को फोर्स करना पड़ेगा कि वो डेंजर्स के बारे, प्रोडक्ट के डेंजर्स के बारे में आगाह करें।
वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के स्टेप्स का मेंशन है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स के बावजूद और कंपनीज के मैंडेटरी जो उनकी वार्निंग लेबल्स हैं न्यूट्रिशन कंपनी जो प्रिंट करने हैं, उसके बावजूद भी लोगों पर ओवर ईटिंग के हवाले से कोई असर नहीं है। तो ये तो बात ऑलरेडी है जिसको रिफ्यूट तो नहीं कर रही, तो ये भी नहीं हो सकता। सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ओवर ईटिंग वर मेड अवेयर ऑफ देम बाय द मैंडेटरी वार्निंग साइंस। हाँ, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई वार्निंग साइंस का असर लोगों पे है ही नहीं है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इक्वेशन स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है वो ये बनती है कि लोगों को डेंजर्स का पता ही तब चला, ओवर ईटिंग के डेंजर्स का, जब उन्होंने इन मैंडेटरी वार्निंग्स को पढ़ा है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया था? कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया था कि रिलक्टेंटली, आपने कंक्लूजन को देखना होता है। कंक्लूजन ये है कि रिलक्टेंटली वन हैज टू ड्रॉ द कंक्लूजन दैट मैंडेटरी साइंस जो कि प्रिंट करना है उसका लोगों पर कोई असर ही नहीं है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या बात बनती है? वो ये बनती है कि थोड़े बहुत लोग, वो कुछ लोग, वो चंद एक लोग कि जिनको ओवर ईटिंग के नुकसानात का या डेंजर्स का पता चला है, उनको इन्हीं मैंडेटरी वार्निंग से ही तो पता चला है। तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। ओवर ईटिंग इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द प्रिवेंटेबल इलनेस इन द कंट्री। ठीक है जी, ओवर ईटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस इलनेस का जिसको कम किया जा सकता है ओवर ईटिंग से। तो वो तो उसको सपोर्ट कर रहा है, उस कंक्लूजन को निगेट नहीं कर रहा, रिफ्यूट नहीं कर रहा। हमने वो ढूंढना है जो कि उसको फॉल्स करता। तो वो ये है। उसकी कंक्लूजन क्या थी? उसकी कंक्लूजन ये थी कि भाई मैंडेटरी वार्निंग का कोई असर नहीं है लिखने का, जबकि ये स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि वो चंद एक लोग जिनको ओवर ईटिंग के डेंजर्स का पता चला, उनको नहीं वार्निंग से ही तो पता चला है। राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A chemist is preparing a nutriment using 8 different vitamins and minerals A, B, C, D, E, H, F, ferric and zinc एंड जी है। एफ फेरिक है एंड जी जो है वो जिंक है। यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू द रेसिपीज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू द यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इफ बी इज यूज्ड बोथ सी एंड जी मस्ट आल्सो बी यूज्ड। E and H must always be used together. If C is used, at least two of A, B and F must also be used. इसमें कंडीशन ज्यादा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो जो कह रहे थे ना कि भाई एनालिटिकल के अंदर एक ही सवाल आ जाता है फिर बड़ा टाइम ले जाता है, तो उस तरह का एग्जांपल किया जो भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडेड रहा है। बी को अगर यूज करते हैं तो सी और जी भी कहता है कि यूज करने हैं। ई और एच कभी भी इकट्ठे यूज नहीं करने हैं। सी को जो अगर आप यूज करते हैं तो ए बी और एफ में से कोई से दो जो हैं वो एटलीस्ट आपने यूज करने हैं। सी और एच भी कभी भी यूज नहीं हो सकते टुगेदर। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि सी और एच कभी भी यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, कभी भी यूज नहीं किए जा सकते। ई के साथ एच ने आना ही आना है, ई के साथ एच ने आना है। अगर बी को यूज करेंगे तो बी के साथ सी और जी भी आएंगे। तो अगर आप बी को यूज करेंगे तो बी के साथ लाजमी तौर पर सी और जी ने आना है। और अगर आप सी को यूज कर रहे हैं तो सी को यूज कर रहे हैं तो ए बी एफ में से कोई से दो आने हैं। तो यूं मैंने शॉर्टकट में लिख लिया ताकि मुझे बार बार स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। ई एफ एंड जी कैन नॉट ऑल बी यूज इन द सेम न्यूट्रिएंट। तीनों इकट्ठे नहीं यूज किए जा सकते। एंड ए डी जी कैन नॉट ऑल बी यूज इन द सेम न्यूट्रिएंट। ए डी और जी भी तीनों इकट्ठे यूज नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर द न्यूट्रिएंट। इन चॉइसेस में से कौन सा सूटेबल कॉम्बिनेशन है? तो आपने करना क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन का सबसे आसान वे क्या है कि आप चॉइसेस को देखें और कंडीशंस को देखें। जो सी चॉइसेस भी कंडीशन को वॉयलेट कर रही हैं, अनफॉलो कर रही हैं और किसी एक भी कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर रही हैं, उस चॉइस को आप निकालते जाएं। आपके पास जो करेक्ट चॉइस है वो ही पीछे बच जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी सी एफ। मैं इसको चॉइसेस के साथ मैच करता हूं, ये इनकरेक्ट है। रीजन क्योंकि फर्स्ट ही कंडीशन के अंदर कहा गया था कि अगर आप बी को यूज करते हैं तो बी के साथ आपने सी और जी दोनों को यूज करना है। तो यहां पर सी तो है, जी नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, इनकरेक्ट है। डी ई एच एंड जी, डी ई एच एंड जी। सो डी ई एच एंड जी इसको देखते हैं। कह रहा था कि अगर ई के साथ है तो फिर ई के साथ एच भी यूज होना है। इसको तो ये फॉलो कर रहा है, इसको तो ये फॉलो कर रहा है। फिर एक और बात ये थी कि ए डी और जी तीनों इकट्ठे नहीं यूज किए जा सकते। ऑल कैन नॉट बी यूज टुगेदर। तो यहां पे सिर्फ डी और जी हैं, डी और क्या है, जी हैं।
तो कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। तो ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें है कौन कौन से, डी और जी हैं, डी और जी के बारे में यहां पे था, और ई और एच के बारे में यहां पे था। ई और एच ने इकट्ठे आना था, वो इकट्ठे हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता, कोई इसमें से ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता। तो ये तो फिलहाल मुझे करेक्ट चॉइस लग रही है। बाकी चॉइसेस को देखते हैं। ए डी ई एंड जी, भाई ई के साथ एच नहीं आना है, अभी हमने ऊपर देखा है, तो यहाँ पे तो एच मिस्ड है, इसलिए ये भी करेक्ट चॉइस नहीं हो सकता। सी डी ई एंड एफ, सी डी ई एंड एफ, सी के साथ क्या था, सी के साथ एक कंडीशन थी, क्या था, अगर सी यूज करेंगे तो ए बी और एफ में से कोई से दो आने हैं। तो सी के साथ यहाँ पे एफ तो है, ए और बी में से कोई एक और नहीं है, कोई से दो आने जरूरी, तो ये भी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। ई एच एफ एंड जेड, ई और एच ने इकट्ठे आना है, चलो ये तो कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। लेकिन एक बात थी यहाँ पे, अगर आप देखें कि ई एफ और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, कैन नॉट ऑल बी यूज टुगेदर, तो ये उसको वायलेट कर रहा है। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट हियर इज ऑप्शन बी। सो इस तरह से आपने क्या करना है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशन हो जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को करने की ट्रिक या टिप क्या है, आप सारी कंडीशंस को देखें, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने चॉइसेस के साथ कंडीशंस को मैच करना है। कोई सी भी चॉइस अगर एक भी कंडीशन को वायलेट कर रही है, मिस कर रही है, अनफॉलो कर रही है, उसको निकाल दें, वो आंसर नहीं हो सकता। ए बी सी डी एंड ई बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज, पी क्यू आर एस एंड टी, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। ए बी सी डी ई जो हैं वो बिलोंग करते हैं 5 डिफरेंट सिटीज से। वो 5 डिफरेंट सिटीज कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस और टी हैं। लाजमी नहीं है कि उसी ऑर्डर में हो, यानी ये नहीं है कि ए पी से है, बी जो है वो क्यू से है, और इस तरह की सिचुएशन नहीं है इसमें। ईच ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी है। हम देखते हैं कंडीशंस क्या है। कंडीशन है कि बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी और सी जो है वो क्यू से नहीं हो सकते। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, बी और ई जो है ना तो पी से हो सकते हैं ना आर से हो सकते हैं। ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी, ए और सी जो है वो सिटी आर एस टी से नहीं हो सकते। एंड डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, डी और ई जो है वो क्यू या टी से नहीं हो सकते। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां पर मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अरेंजमेंट की थी, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सिटी, हिल स्टेशन और हिस्टोरिकल सिटीज वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और वो काम हमें यहाँ पर करना के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा किससे बिलोंग करता है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से सिटीज हैं, तो सिटीज कौन सी हैं, ठीक है। पी है, क्यू है, आर है, एस और टी जो है ये सिटीज के नेम है। और जो पर्सन है उनके नेम क्या है, ए बी सी डी एंड ई है। बी और सी क्यू में नहीं आ सकते, बी और सी तो क्यू में नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, बी और ई पी और आर में भी नहीं आ सकते। तो ई जो है वो ना तो पी में आ सकता है ना आर में आ सकता है। बी भी जो है वो ना पी में आ सकता है ना आर में आ सकता है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है कि हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और पर्सन्स के नेम पे कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ये 5 पर्सन हैं, ए बी सी डी एंड ई। बी और सी जो है वो क्यू में नहीं आ सकते, बी और सी जो है वो क्यू में नहीं आ सकते। सो बी और सी जो है वो सिटी क्यू से बिलोंग नहीं कर सकते। टेबल यूं ड्रॉ कर लेंगे, बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर। बी जो है वो पी में भी नहीं आ सकता, आर में भी नहीं आ सकता। ई जो है वो भी पी में भी नहीं आ सकता, आर में भी नहीं आ सकता। ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी। ए जो है वो आर एस टी में नहीं आ सकता, सी भी जो है वो आर एस और टी में नहीं आ सकता। डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। डी और ई, डी और ई, डी जो है वो भी क्या है, डी जो है वो ना तो क्यूज में आ सकता है और ना ही सिटी नेम्ड टी में आ सकता है। सेम गोज फॉर ई, ई भी जो है ना तो सिटी क्यू में आ सकता है और ना ही सिटी टी में आ सकता है। टेबल मैंने बना लिया। अब श्योर शॉर्ट जो है ना वो हम लोग करते हैं फाइंड आउट, पहले चेकआउट करते हैं कि हमें किसका पता चल रहा है। तो श्योर शॉर्ट तो हमें जो पता चल रहा है
वो सी का पता चल रहा है, क्योंकि सी के लिए एक ही सिटी बचा है, तो इसका मतलब है सी तो जो है ना वो है ही पी से, तो सी जो है वो पी से बिलोंग करता है। ये बात तो करेक्ट है, ये बात तो करेक्ट है। हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्या है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें वो बताना था विच इज नॉट करेक्ट। हमने टेबल बना लिया, कह रहा डी बिलोंग्स टू आर। क्या डी आर से बिलोंग करता है? अब डी आर से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि डी के बारे में हमें बड़ी कम इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि डी जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अभी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, ठीक है, तो श्योर नहीं हूं, ठीक है। इसकी श्योरिटी भी देखी जा सकती है, तो इसकी श्योरिटी भी देखी जा सकती है। देखिए, अगर तो अब एक सिटी से एक ही इंसान ने बिलोंग करना है, इसका मतलब है सी जो है वो अगर पी से बिलोंग करता है तो डी भी नहीं पी से बिलोंग कर सकता, ए भी जो है ना वो पी से बिलोंग नहीं कर सकता। बी और ई के बारे में तो पहले ही गिवन था कि वो उससे बिलोंग नहीं करते। तो जब ए भी पी से नहीं बिलोंग कर सकता, डी भी नहीं कर सकता, तो ए के लिए अब एक ही सिटी बचा है क्यू। इसका मतलब है ए जो है वो क्यू से बिलोंग करेगा, ए जो है वो क्यू से बिलोंग करेगा। ए तो जो है वो क्यू से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। सी बिलोंग्स टू पी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू थी। डी बिलोंग्स टू आर, अभी भी हम वी आर नॉट श्योर, क्योंकि दो सिटीज बचते हैं। लेकिन हम आगे देख लेते हैं कि क्या आगे क्या हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो ई के लिए ये वाला सिटी भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, कि जिनसे वो बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब है ई जो है वो एस से बिलोंग करेगा। ई जो है वो किससे बिलोंग करेगा? वो एस से बिलोंग करेगा। जब ई एस से बिलोंग करेगा तो एक आदमी, एक पर्सन जो है वो एक ही सिटी से बिलोंग कर सकता है। सो इसका मतलब है अगर ई एस से था तो डी तो एस से नहीं हो सकता। इसका मतलब है डी किससे बिलोंग करता है? डी आर से बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। तो डी किससे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखते हैं चॉइस क्या है, बी बिलोंग्स टू एस। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो मेरा आंसर था, मैंने ढूंढना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी नॉट करेक्ट है। तो बी जो है वो एस से बिलोंग नहीं करता। बी बिलोंग्स टू एस, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ये नॉट करेक्ट है, ये जो है नॉट करेक्ट है, ये जो है ना नॉट करेक्ट, ये जो है ना फॉल्स है, एंड दिस इज नॉट करेक्ट। ये फॉल्स है एंड दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज ई जो है वो एस से बिलोंग करता था, तो इसका मतलब है बी तो एस से बिलोंग नहीं कर सकता, फिर बी टी से बिलोंग करता है। बी के लिए सिटी जो आ रहा है वो टी आ रहा है, तो टेबल ड्रॉ करने का ये एडवांटेज हुआ कि ए के लिए जो सिटी आ रहा था वो क्यू आ रहा था, बी के लिए टी, सी के लिए पी, डी के लिए आर, ई के लिए एस, सबके सिटीज आ गए। तो यहाँ पे तो मेंशन है कि बी एस से बिलोंग करता है, बी एस से नहीं बिलोंग करता भाई। बी जो है उसके लिए सिटी जो करेक्ट आ रहा है वो टी आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने टेबल ड्रॉ कर लेने हैं। तो वो जो गिला है ना आपका कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग जो है मेरा टाइम खा जाता है, तो कैसे टाइम खाता है अगर प्रैक्टिस की हुई होगी? अगर मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ इतना समझाने के बाद इतने टाइम में किया, तो आप तो उसको कहीं ज्यादा कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्लेम्स दैट वेस्ट डंप्स पोज नो थ्रेट टू पीपल लिविंग नियर देम। कह रहे कि पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री जो है, यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, वो ये क्लेम करती हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि केमिकल वेस्ट डंप्स जो हैं उनसे कोई भी थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है उन लोगों को जो जो कि उसके नजदीक रह रहे हैं। इफ दिस इज ट्रू, देन व्हाई डू दे लोकेट द प्लांट्स इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स? ठीक है, बाय नॉट लोकेटिंग द केमिकल डंप्स इन डेंसली पॉपुलेटेड areas, the petrochemical industry tactically admits that these chemicals are potentially dangerous to the people living nearby. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि केमिकल डंप्स को वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखते हैं। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो ये बात खुद ही साबित करती है, ये बात खुद ही साबित करती है कि ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स खतरा हैं किसके लिए? ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, फॉर द पीपल लिविंग नियर बाय। वो कह रहा है कि ये अगर वो कोई खतरा नहीं है तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में केमिकल प्लांट्स को क्यों नहीं बनाते? अगर ये बात ट्रू है तो फिर वो क्यों बनाते हैं, लोकेट करते हैं प्लांट्स को इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, यानी वो जहां पे बड़ी कम आबादी है, वेरी लेस पॉपुलेटेड रीजन में ही क्यों करते हैं? विच आर द फॉलोइंग ट्रू?
इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर के आर्ग्यूमेंट को कौन सी बात इन चॉइसेस में से अगर ट्रू मान ली जाए तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वो वीक कर देती है। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑथर ये कहता है कि भाई पेट्रोकेमिकल्स का क्लेम ये है कि केमिकल प्लांट्स के लगाने से उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कंपनीज उन्हीं रीजन्स में ही क्यों प्लांट्स लगाती हैं जहां पर आबादी कम है। इसका तो मतलब है, ऑथर कह रहा है कि वो खुद क्लेम करती हैं, वो खुद इस बात को एडमिट करती हैं कि केमिकल प्लांट से इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को खतरा है। यही तो वजह है कि वो इसको बाकी जो पॉपुलेटेड एरियाज है उनसे दूर बनाते हैं। हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट अगर ट्रू मान ली जाए तो वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक करते हैं, नहीं ऑथर के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट है। फंडिंग थ्रू द एनवायरमेंटल सुपर फंड टू क्लीन अप पुअरली रन वेस्ट डंप्स इज रिजर्व्ड फॉर रूरल एरियाज ओनली। इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है भाई, तो एक स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है, किसी रूरल फंड का, किसी सुपर फंड का जिक्र ही नहीं है, किसी रूरल एरियाज का तो जिक्र ही नहीं है, तो हम उसको कैसे आंसर मान सकते हैं? तो इसकी तो कोई रेलिवेंसी नहीं बनती ना, इट्स नॉट रेलिवेंट। तो दिस इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट में कह रहा है अंटिल द केमिकल डंप्स आर प्रूवन 100% सेफ इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लोकेट देम वेयर दे कुड पोटेंशियली डू द मोस्ट हार्म। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जो है क्वेश्चन में इंग्लिश बड़ी टफ आ जाती है, तो ये वही चीज है, ये वही चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है कि भाई अगर केमिकल डंप्स जो हैं वो 100% सेफ हैं, इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लोकेट देम वेयर दे कुड पोटेंशियली डू द मोस्ट हार्म। इम्प्रूडेंट का मतलब वो होता है, ठीक है, कि बेवकूफाना बात, गलत बात, ठीक है, यानी अनवाइज किस्म की बात है, गलत बात है। कह रहा है कि केमिकल डैम्स जब तक 100% सेफ प्रूव नहीं हो जाते, ये बड़ा अनवाइज है कि आप उनको उन एरियाज में लोकेट करें जहां पर वो सबसे ज्यादा खतरे का बाइस जो है वो बन सके। ये बात भी कोई सेंस नहीं बना रही उसके लिए। कह रहा लोकेटिंग द डंप्स इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज इज लेस एक्सपेंसिव एंड इन्वॉल्व्स लेस गवर्नमेंट रेड टेप। यस, ऑथर का तो आर्ग्यूमेंट ये था, ऑथर का तो क्लेम ये था कि भाई रीजन उनको लेस पार्सली एरियाज के अंदर डंप करने की केमिकल वेस्ट को ये है कि वो इंसानी आबादी के लिए खतरा है। ये वजह है कि वो उसको इंसानी आबादी से दूर उन इलाकों में डंप करते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। उसके हमने ऑपोजिट, यानी उसके उस क्लेम को वीक करने के लिए जो स्टेटमेंट ढूंढनी थी वो, तो वो यही स्टेटमेंट बनती है कि भाई रीजन उनको लेस पॉपुलेटेड एरिया में डंप करने की ये है क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है और वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो दिस इज द रीजन। सो एक और आपने जो ना रीजन दे दी, एक और वैलिड रीजन दे दी, तो उससे आर्गुमेंट जो है ऑथर का वो क्या हो गया, जो क्लेम है वो ऑथर का वो वीक हो गया। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के, या आईक्यू, किसी जगह पे इसको आईक्यू के अंदर भी ऐड किया जाता है। सो हमने वो सारे के सारे क्वेश्चंस किए जो कि पोटेंशियली जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हमने सिनेरियो बेस्ड भी देखी है, लॉजिकल स्टेटमेंट वाइज भी देखे, हमने वो भी देखे कि जिसमें टेबल या सिनेरियो को ड्रॉ किया जा सकता है, हमने वो भी देखे जिसमें स्टेटमेंट को इन्फर भी किया जा सकता है। राइट, सो अब आपने इसको जस्ट लाइक जैसे आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सम्स को आप सॉल्व करते हैं, आप डिफरेंट बुक्स में से, डिफरेंट सोर्सेज में से आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, लेक्चर्स के अंदर से आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को रोक लें, देखें कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप जो है वो इसकी लॉजिक को सुने, इसकी रीजन को सुने, जो कि रीजन मैंने पोटेंशियल आंसर की दी है, मैच करें कि क्या आपका आंसर कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट नहीं है। तभी आपका जो डर है एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से या वर्बल रीजनिंग के हवाले से, वो तभी जो है वो आपका कम होगा और आप इंशाल्लाह जो है वो इस पोर्शन में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, रीजनिंग का पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस बनाता है आपके मेरिट में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी भी लेवल पे जब वो टेस्ट में अपेयर हो रहे होते हैं, तो एनालिटिकल रीजनिंग का वो पोर्शन है कि जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। तो अगर आप अपने इस पोर्शन को स्ट्रांग बना लेते हैं तो आप इंशाल्लाह अपना जो रिक्विजिट या रिक्वायर्ड मेरिट है वो आप अचीव कर सकेंगे और आगे फिर ताकि जो है ना आप अपना सीट या अपनी जो एडमिशन है उसको सिक्योर कर सकेंगे इंशाल्लाह। Like, comment, and subscribe.